हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का मेरे चैनल योर स्टडी गाइड पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 पार्ट 1.5 नेचर ऑफ फिजिकल लॉज। इससे पहले मैंने फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर का पूरा टॉपिक कवर करवाया था, जिसमें हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। आई होप आप सभी के सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फिजिसिस्ट एक्सप्लोर द यूनिवर्स, देयर इन्वेस्टिगेशंस बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रोसेस। साइंटिस्ट जो होते हैं वो यानी फिजिसिस्ट जो होते हैं वो यूनिवर्स को एक्सप्लोर करते हैं अपनी इन्वेस्टिगेशन के ऊपर, और उनकी इन्वेस्टिगेशन किस पे होती है? साइंटिफिक प्रोसेस के ऊपर उनकी इन्वेस्टिगेशन पूरी बेस्ड होती है, ठीक है। और उनकी रेंज होती है पार्टिकल से लेकर रेंज फ्रॉम पार्टिकल्स that are smaller than atoms in size to stars that are very far away। और उनकी रेंज जो होती है वो एटम से भी स्मॉलर साइज से लेकर स्टार्स तक की रेंज होती है, जो बहुत ही ज़्यादा दूर होते हैं। In addition to finding the facts by observation and experimentation, physicists attempt to discover the laws that summarize often as mathematical equations. These facts in any physical phenomena governed by different forces, किसी भी टाइप की फिजिकल फिनोमिना में जो अलग अलग फोर्स से गवर्न होता है, मतलब जिसमें अलग अलग टाइप के फोर्स होते हैं, सेवरल क्वांटिटीज़ में चेंज विद टाइम। उनमें कई क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जो टाइम के साथ चेंज हो जाती हैं। अ रिमार्केबल फैक्ट इज़ दैट सम स्पेशल फिजिकल क्वांटिटीज़, इनमें एक रिमार्केबल फैक्ट ये है कि कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ जो होती हैं वो कांस्टेंट ही रहती हैं टाइम के अंदर, ठीक है, उस टाइम पे कांस्टेंट ही रहती हैं। दे आर कंजर्व्ड क्वांटिटीज़ ऑफ नेचर, और ये सभी क्वांटिटीज़ जो चेंज नहीं होती, ये सब नेचर की कंजर्व्ड क्वांटिटीज़ होती हैं। Understanding these conservation principles is very important to describe the observed phenomena quantitatively। मतलब ये जो कंजर्वेशन प्रिंसिपल्स होते हैं, इनको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जो फेनोमेना ऑब्जर्व होता है उसको क्वांटिटेटिवली यानी अच्छी तरह से उसको एक्सप्लेन किया जा सके, ठीक है। फॉर मोशन अंडर एन एक्सटर्नल कंजर्वेटिव फोर्स, किसी एक्सटर्नल कंजर्वेटिव फोर्स के अंडर में जो मोशन होता है, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी, जो पूरी मैकेनिकल एनर्जी होती है, जैसे कि काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी, किसी बॉडी की काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम है ना, ये कांस्टेंट होता है। और इसका एक फैमिलियर एग्जांपल ये भी है कि ग्रेविटी के अंडर में फ्री फॉल होना। इन दोनों में काइनेटिक एनर्जी मतलब किसी ऑब्जेक्ट, मतलब पूरी बात सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूँ तो किसी भी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी और उसकी पोटेंशियल एनर्जी टाइम के साथ कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, लेकिन इनका सम जो है वो फिक्स होता है। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट से रिलीज़ होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से रिलीज़ होता है तो उसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो पूरी तरह से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी तब प्रोड्यूस होती है, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। अब जब सिंपल सा लॉजिक है, जब कोई बॉडी रेस्ट से हटेगी तो उसमें काइनेटिक एनर्जी ऑटोमेटिकली आ जाएगी, ठीक है, जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड, ग्राउंड के हिट करने से पहले। दिस लॉ रिस्ट्रिक्टेड फॉर अ कंजर्वेटिव फोर्स शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद द जनरल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दिस लॉ रिस्ट्रिक्टेड फॉर अ कंजर्वेटिव फोर्स, ये लॉ जो है कंजर्वेटिव फोर्स के लिए रिस्ट्रिक्टेड है, और ये फोर्स जो है इस फोर्स के साथ कोई कंफ्यूज नहीं हो सकता है, ठीक है ना, confused with the general law of conservation of energy of an isolated system, which is the basis of the first law of thermodynamics। और ये लॉ जो है थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ है। The concept of energy is central to physics। The concept of energy is central to physics, and the expressions for energy can be written
कैन बी रिटन फॉर एवरी फिजिकल सिस्टम। फिजिक्स के लिए एनर्जी का कॉन्सेप्ट जो है वो सेंट्रल होता है, और किसी एनर्जी के लिए एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो हर फिजिकल सिस्टम में लिखे जा सकते हैं, ठीक है, या फ्री में भी कहें कि हर फिजिकल सिस्टम के लिए एनर्जी के एक्सप्रेशंस होते हैं। व्हेन ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, मतलब हर टाइप की एनर्जी, जैसे हीट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना, इन सब को जब काउंट किया जाता है तो इट टर्न्स आउट दैट एनर्जी इज कंजर्व्ड। तो इससे पता चलता है कि एनर्जी जो है वो कंजर्व हो रखी होती है। द जनरल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज ट्रू फॉर ऑल फोर्सेज। मतलब जो जनरल लॉ होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो होता है, ठीक है, ये हर फोर्स के लिए ट्रू होता है। एंड फॉर एनी काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, और अलग अलग टाइप की एनर्जीज के बीच में कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन हो उसके लिए भी ये लॉ होता है। इन द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल, कोई फॉलोइंग ऑब्जेक्ट है उसका एग्जाम्पल लें तो हमें यह पता चलेगा कि इफ़ यू इंक्लूड द इफेक्ट ऑफ एयर रेसिस्टेंस, अगर आप इसमें एयर रेसिस्टेंस का इफेक्ट इंक्लूड कर देंगे जब वो नीचे की ओर गिर रहा होगा, फॉल कर रहा होगा, ठीक है, एंड सी द सिचुएशन आफ्टर द ऑब्जेक्ट हिट्स द ग्राउंड एंड स्टेज देयर, और जब वो ग्राउंड को हिट कर देगा और आप वहीं पे खड़े रहेंगे और आप उसको देखेंगे तो आप पाएंगे कि पूरी टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो पूरी तरह से कंजर्व नहीं हो रखी होती है। द जनरल लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन हाउएवर इज स्टिल एप्लीकेबल, लेकिन फिर भी लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन जो है वो अभी भी एप्लीकेबल है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्टोन, यानी पत्थर जो होता है ना, पत्थर की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। जो पत्थर होते हैं, पत्थरों की मतलब किसी स्टोन की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग फॉर्म्स की एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जैसे हीट में और साउंड में। जब वो ग्राउंड को हिट करते हैं ना, अल्टीमेटली साउंड इट इज ऑब्जर्व्ड बिकम्स हीट। द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम स्टोन प्लस द सराउंडिंग, तो इसकी टोटल एनर्जी जो होती है सिस्टम में मतलब कौन कौन सी चीज़ें, उसका स्टोन, मतलब वो स्टोन और सराउंडिंग्स, ये सब अनचेंज्ड रहते हैं, ठीक है। The law of conservation of energy is thought to be valid across all domains of nature. Law of conservation of energy जो है, law of conservation of energy वो नेचर के हर डोमेन के लिए वैलिड है, माइक्रोस्कोपिक से लेकर मैक्रोस्कोपिक तक, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक से मैक्रोस्कोपिक दोनों डोमेन्स तक एप्लीकेबल है ये। It is routinely applied in the physics of atomic, nuclear and elementary particle process. और ये लॉ जो है, ये लॉ ज़्यादातर एटॉमिक, न्यूक्लियर और एलिमेंट्री पार्टिकल्स के प्रोसेस वाली फिजिक्स में अप्लाई किया जाता है। और वहीं दूसरी तरफ हर टाइप के, मतलब जितने भी हर टाइप के वायलेंट फेनोमेना जो यूनिवर्स के अंदर होते हैं, ठीक है, yet the total energy of the universe, the most ideal isolated system possible, is believed to remain unchanged until the advent of Einstein's theory of relativity. The law of conservation of mass was regarded as another basic conservation law of nature. मतलब यूनिवर्स में जितने भी वायलेंट फेनोमेना होते हैं, ठीक है, जितने भी वायलेंट फेनोमेना होते हैं उन सब की एनर्जी जो होती है वो अनचेंज रहती है, इज बिलीव्ड टू रिमेन अनचेंज्ड, ठीक है। जब तक आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का प्रूफ नहीं आया था तब तक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो था वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर के लिए वही बेसिक माना जाता था, ठीक है। सिंस मैटर वॉज थॉट टू बी इंडिस्ट्रक्टिबल, चूँकि मैटर को इंडिस्ट्रक्टिबल माना जाता था, तो इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल यूज्ड, तो यही इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल जो था जो यूज्ड किया जाता था।
फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल के तौर पर किसी केमिकल रिएक्शन को जब हम एनालाइज करते हैं, कोई केमिकल रिएक्शन क्या होती है, मतलब एटम्स को रीअरेंज करना, उसे ही केमिकल रिएक्शन बोला जाता है, ठीक है, अलग अलग मॉलिक्यूल्स में। इफ द टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स इज लेस देन द टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स, अगर रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स की बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट वाले मॉलिक्यूल्स की बाइंडिंग एनर्जी से कम होगी तो उनका डिफरेंस जो है वो हीट की तरह आएगा और रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक होगी। द अपोजिट इज ट्रू फॉर एनर्जी एब्जॉर्बिंग एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ये सब आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। However, since the atoms are merely rearranged but not destroyed, एटम्स को रीअरेंज किया जा सकता है लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज द सेम एज द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। ये तो आप सभी को पता है कि किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स का मास प्रोडक्ट के मास के इक्वल होता है। The changes in the binding energy are too small to be measured as changes in mass. The changes in the binding energy, किसी बाइंडिंग एनर्जी में चेंजेस होना ये बहुत ही छोटा मेजरमेंट है, बहुत ही छोटा मेजरमेंट होता है मास में चेंज होने वाला। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक थी, आज की क्लास यहीं तक थी। इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर मेरा तरीका आप सभी को समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।